हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ इसकी स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें अम्ल व क्षार। ठीक है, इसके बाद में इसकी संकल्पनाएं आती है, किस वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषाएं दी। फर्स्ट आती है इसकी आरएनएस संकल्पना। सेकंड आती है इसमें ब्रांस्टेड लोरी और थर्ड आती है लुईस। फिर सेकंड टॉपिक आता है अम्ल व क्षार के उपयोग। उसके बाद में थर्ड टॉपिक आता है पीएच स्केल, इसका महत्व। फोर्थ आता है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी रसायन। और सबसे एंड में आता है साबुन और अपमार्जक। तो इस प्रकार से हम जो है स्टडी करेंगे इनकी। टोटल ये हम टॉपिक पढ़ेंगे सारे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या पढ़ना है। हाँ जी, देखिए आगे अब हम अम्ल क्षार और लवण की एक बेसिक सी डेफिनेशन देखेंगे कि इनमें क्या क्या गुण होते हैं, कैसे। तो देखिए, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है एसिड्स, इंग्लिश का लैटिन नाम का शब्द है एसिड, एसिड्स से मिलकर बना है ये। और सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है, लाल चींटी का, उसमें फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, वही हमारे शरीर में रिएक्शन करता है। जठर रस जो होता है हमारा पेट के अंदर HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल जो होते हैं, देखो सिंपल सा मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, लिटमस पेपर वाला, कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, एन को एल कर देते हैं। ठीक है, अब आता है क्षार। ये कड़वे होते हैं स्वाद में, साबुन जैसे स्पर्श करते हैं तो अपन को साबुन जैसे लगते हैं, तीखे होते हैं। और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, एल को एन कर देते हैं। ठीक है, मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ दोनों को। उसके बाद में इसके अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए तनु और सांद्र एक इसमें परिभाषा आती है कि अम्ल तनु है या सांद्र है, कैसे पहचानेंगे। तो तनु की परिभाषा होती है कि जब अम्ल और क्षार में अम्ल और क्षार से ज्यादा मात्रा हो, जब जल की, जब अम्ल और क्षार से ज्यादा जल हो। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो 100% की बात करें हम, 100% की बात करें तो उसमें 30% तो अम्ल क्षार हो गए और 70% हो गया जल। तो ये हो गया तनु, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब जल की मात्रा अधिक हो। और अगर इसको हम उल्टा कर दें कि 30% तो जल और 70% अम्ल क्षार, तो ये हो गया सांद्र। सांद्र की परिभाषा क्या है? जल की तुलना में अम्ल व क्षार की मात्रा अधिक हो। अब आते हैं हम लवण। तीसरा लवण आते हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे देखिए, ये हो गया अम्ल, ठीक है, ये हो गया क्षार, ये लवण और ये जल बन गया है। कभी क्रिया हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार अगर मिलाएंगे तो उदासीन लवण बनेगा, उदासीन लवण बनता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाएंगे तो अम्लीय लवण बनता है, क्योंकि अम्ल प्रबल आ गया तो अम्ल ही आएगा, प्रभावित कर देगा उसको। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाएंगे तो क्षारीय लवण बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्षार क्या है? प्रबल है। ठीक है,
अब देखिए लवणों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, हाई टेम्परेचर पे होते हैं, क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होते हैं ये लवण। तो देखिए क्रिस्टलन जल, एक आपके इसमें सूत्र आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, क्रिस्टलन जल का सूत्र बताइए। तो Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O और फिटकरी का होता है K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। तो ये जो होता है इसमें सभी में जो आपको दिख रहा है, इसमें ये और ये, इसमें तो 10 अणु हो गए क्रिस्टलन जल के, इसमें 2 अणु हो गए और इसमें 24 अणु हो गए। ये क्रिस्टलन जल के अणु ये हो गए इसके क्रिस्टलन जल के अणु, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। आगे देखिए, हाँ जी आगे देखिए अब वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी क्या परिभाषाएं थी, वैज्ञानिकों ने क्या बताया इनके बारे में। मैं आपको थोड़ा सा क्या है कि बिल्कुल एक परिभाषा और एक जो इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है आरएनएस की संकल्पना जो 1887 में 1887 में दी गई थी, जिसमें देखिए आरएनएस ने क्या बताया था कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। अब आपको कैसे पता लगेगा, तो देखिए इसके लिए मैं एक अभिक्रिया बताता हूँ। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने पास, इसको 2 भागों में तोड़ा आपने, तो एक में तो H+ बन गया, एक में Cl- बन गया, तो इसलिए इसने H+ दिया, तो H+ देने वाला क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, तो ये अम्ल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम KOH को तोड़िए, तो ये K+ और OH- में टूटता है। यहाँ पर हमने बताया OH- आयन देने वाला क्षार कहलाता है, तो ये हो गया क्षार। तो HCl अम्ल हो जाता है, KOH क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। उसके बाद में सेकंड आती है ब्रॉन्स्टेड-लोडी संकल्पना। देखिए 2 रसायनज्ञों ने दी थी, एक तो जोहान्स ब्रॉन्स्टेड थे, ठीक है, 1874 से 1936 तक ये रहे, और थॉमस एम लोरी 1874 से 1936, दोनों सेम थे बिल्कुल, ठीक है। दोनों ने मिलकर ये संकल्पना दी। तो इसके अनुसार इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं अभिक्रिया में, वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही यानी जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो अब देखिए अपने H2O और NH3 को जब मिलाया, दोनों की अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ पर देखिए H2O जो होता है, ये H2O अपना एक हाइड्रोजन इसको दे देता है NH3 को। देखिए कैसे, यहाँ पर ये NH3 है, आगे जाके NH4 हो जाता है, तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। जबकि H2O ने एक हाइड्रोजन दिया, तो इसका एक हाइड्रोजन कम होने पर ये OH ही रह जाता है। तो क्या हुआ, H2O तो प्रोटॉन दाता हो गया, ये लिख रखा मैंने, और NH3 प्रोटॉन ग्राही हो गया। तो यहाँ हमने क्या बताया था, जो प्रोटॉन दाता होता है वो तो अम्ल, ठीक है, और प्रोटॉन ग्राही जो होता है वो क्षार हो जाता है। तो इस प्रकार से इनकी परिभाषा दी गई। थर्ड पे आता है अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। तो लुईस ने देखिए क्या बताया, इन्होंने 1923 में ये संकल्पना दी थी, जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, ये रहा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो यहाँ देखिए BF3.NH3, ठीक है। तो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या किया, ग्रहण किया, तो ये तो हो गया अम्ल, और NH3 क्या हो गया, क्षार। इसने त्याग, मैंने एरो लगा रखा है देखिए यहाँ, ठीक है। अब आते हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। तो 5 गुण मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल, कि अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, पहले भी बताया था मैंने आपको। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस प्रकार से आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने लिख रखा है यहाँ। ये जो होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं दोनों, ठीक है। फिर आता है धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। सभी अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, और इसीलिए इनको विद्युत अपघट्ट के रूप में लैब वगैरह में काम में लिया जाता है। 5वां आता है सभी अम्ल व क्षार क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। मैंने आपको बताया था, विक्रिया बताई थी, तो उसी के अनुसार अब देखिए आगे हम देखेंगे कि इनके क्या क्या उपयोग हैं। तो वो देखिए अभी बताता हूँ आपको। अब आगे हम देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण के क्या क्या उपयोग है फैक्ट्रियों वगैरह में, उद्योगों में इनको क्या काम में लिया जाता है। देखिए सबसे पहले अम्ल के उपयोग देखेंगे हम।
खनिज अम्ल जो होते हैं H2SO4, HCl और HNO3, इनका उपयोग औषधि दवाइयां बनाने में, पेंट जो कलर पेंट हम करते हैं उनमें, उर्वरक यानी जो खाद डाले जाते हैं उनमें, बॉयलर आते हैं जो उनको साफ करने में, उद्योगों बॉयलरों को, सिंक सैनिटरी को साफ करने में, सैनिटरी जो नल वगैरह आते हैं अपने स्टील के उन्हें अच्छे से साफ कर देते हैं। फिर कार्बनिक अम्ल की बात करें, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, ये कार्बनिक अम्ल में आते हैं। और ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो इनका उपयोग उर्वरक बनाने में व चांदी और सोने के गहने को साफ करने में किया जाता है। चौथा आता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग अचार, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में किया जाता है, एसिटिक अम्ल का उपयोग। फिर इसके बाद में आता है क्षार। तो क्षार में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखिए साबुन, अपमार्जक, कागज और वस्त्र उद्योगों में किया जाता है इसका उपयोग, तो अच्छे से ये जो है काम में आता है वहां। छठा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग मिट्टी जो होती है हमारी उसकी अम्लता को दूर करने में किया जाता है। फिर सातवां आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो उपयोग होता है पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है एंटा एसिड के रूप में। पेट में जब हमारे खट्टी जलन भरी डकारें आती है तो इसका उपयोग किया जाता है। आठवां है अम्लराज। इसको अम्लों का राजा कहते हैं। कैसे बनता है ये? एक भाग तो HNO3 का लिया और 3 भाग HCl का ले लिया अगर आपने, तो ये अम्लराज का निर्माण हो जाता है। और ये इस प्रकार का होता है कि सोना जो होता है सोने को भी अपने अंदर मिला लेता है। ये इतना खतरनाक होता है, इसलिए इसको अम्लों का राजा कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग कार, बैटरी उद्योगों में काम में लेते हैं इसको, ठीक है। नवा आता है लवण। लवण में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको संगमरमर की फर्श बनाने में, लोहे के निष्कर्षण में और सीमेंट बनाने में ये काम में आता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक और विस्फोटक सामग्रियां बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से इनके उपयोग है, ये जो उद्योगों में काम आते हैं वो उपयोग मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं हम pH स्केल। आगे हम देखते हैं pH स्केल। pH स्केल क्या होता है देखिए, मैंने आपको बताया पहले। pH स्केल से हम अम्ल और क्षार की मात्रा का मापन करते हैं कि हमारा विलयन अम्लीय है, क्षारीय है। तो देखिए किस प्रकार से मापन होता है इसका। सबसे पहले सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने 1909 में pH स्केल का निर्माण किया, इसे बताया। तो अम्ल और क्षार की मात्रा का मापन या विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करने के लिए ये काम में आता है, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता का मापन होता है इसमें, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता H+ OH-। देखिए ये pH स्केल है। अगर इस लाइन से इधर आपका आता है तो वो अम्लीय होता है, बीच में अगर आता है तो वो उदासीन होता है, और ये उदासीन से आगे आता है तो वो क्षारीय होता है। तो pH अगर आपका 7 से कम है तो वो अम्लीय हो गया आपका विलयन। pH अगर 7 है तो वो उदासीन हो गया, और pH अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय हो जाता है। ये मैंने एग्जांपल दे रखे हैं तीनों के। अब आता है दैनिक जीवन में pH का महत्व। और देखिए इसका ऋणात्मक जो है मान लिया जाता है, वैसे ऋणात्मक एल्गोरिथम से लिया जाता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व। पहला आता है पेट की अम्लता को दूर करने में। मैंने आपको पहले भी बताया था पेट की अम्लता को दूर करने के लिए MgOH2 एंटा एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है कि अगर अपने पेट में जलन हो जाती है, खट्टी डकारें आ जाती है, एसिडिटी आ जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण ऐसा होता है, तो क्षार को जो है शरीर में प्रवाहित किया जाता है अंदर, किसी भी जैसे जल में मिला के आप इनो वगैरह लेते हो तो वो उसको जाके उदासीन कर देता है और हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा आता है दंतचय। दंतचय किस प्रकार से होता है देखिए कि हमारे जो मुख की pH होती है वो 6.5 होती है, 6.5 होती है, और 6.5 होने के कारण अब उसमें क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना खाने से जो मुंह में अपशिष्ट जो पदार्थ रह जाते हैं थोड़े बहुत, उनसे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और बैक्टीरिया उनसे क्रिया करके जो है अम्ल का निर्माण करते हैं। और अम्ल का निर्माण करने से क्या होता है कि हमारे मुख की जो pH होती है वो 5.5 के करीब आ जाती है तो अम्लीय हो जाती है, और अम्ल जो होता है वो दंत क्षय का कारण होता है, इसलिए हमारे दांतों में क्षय होता है। अगला आता है कीटों का डंक। मैंने आपको बताया था चींटी में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और जो कीट होते हैं उनमें अम्लता के कारण डंक में और हमारे जो है दर्द होता है, जलन होती है जिस जगह वो काटते हैं, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्षार NaSCO3 इनका उपयोग कर सकते हैं जिससे वो कम हो जाते हैं। चौथा आता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है, आजकल जो है
अपने जो वायुमंडल है इसमें प्रदूषकों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, और प्रदूषकों की मात्रा होने के कारण वो जो है जल में मिल जाते हैं, वर्षा के जल में मिलकर, और उसको अम्लीय कर देते हैं। और वो जो वर्षा का जल होता है वो हमारी खेती के लिए, कृषि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, हमारे वातावरण को भी प्रभावित करता है, मिट्टी को प्रभावित करता है। और इसी प्रकार अगले चरण में हम देखेंगे तो मृदा की पीएच वो भी उसी के कारण होती है ज़्यादातर। वैसे जल्दी से अम्ल वर्षा होती नहीं है, पर फिर भी मृदा की पीएच को आप मापन करके और फिर फसल बोइए, तब आपको फसल जो है अच्छा परिणाम मिलेगा उसमें। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा पीएच स्केल और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब हम आगे देखते हैं। हाँ जी, अब हम आगे देखते हैं कि दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक हैं जो हमारे क्या क्या काम आते हैं। देखिए, पहला होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। ये साधारण नमक होता है जिसको हम खाने में काम में लेते हैं। इसका निर्माण समुद्री जल से होता है। समुद्री जल और खारे पानी को जो है सुखाकर इसका निर्माण किया जाता है। शुद्ध करने के लिए ये जो प्राप्त होता है हमें वो अशुद्ध नमक होता है जो सुखाया जाता है। इसको शुद्ध करने के लिए NaCl से भरी टंकियों में इसको डाला जाता है, और उसमें HCl गैस यानी हाइड्रोक्लोरिक जो HCl प्रवाहित करने पर अम्ल उसमें प्रवाहित कर देते हैं, जिससे हमें ये शुद्ध हो जाता है। ये गुण होता है इसका, ये श्वेत ठोस होता है, बिल्कुल सफेद होता है। गलनांक इसका होता है 1081 केल्विन। उपयोग नमक भोजन में, खाद्य परिरक्षण में, मतलब भोजन को सही रखने में, सुरक्षित, हिमीकरण मिश्रण में, बर्फ वगैरह में, NaOH, Na2CO3, NaSCO3 व विरंजक चूर्ण को बनाने में, इनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका उत्पादन होता है सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, जिसमें क्या होता है कि एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है इसमें, और इसका निर्माण भी कैथोड पर होता है जो विलयन के रूप में प्राप्त हो जाता है। कैसे? 2NaCl + 2H2 अभिक्रिया होती है तो 2NaOH + Cl2 + H2 ये प्राप्त होती है हमें। इसके गुण होते हैं श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 591 होता है। जल में ये शीघ्र विलय हो जाता है, प्रबल क्षार होता है, और क्रिस्टल प्रस्वेद होता है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। इसके उपयोग देखिए आप, साबुन, कागज और सिल्क उद्योगों में इसका उपयोग होता है। बॉक्साइड के धातुकर्म में इसका उपयोग होता है। पेट्रोल के शोधन में इसका उपयोग होता है, पेट्रोल को शुद्ध करने में। ठीक है, धातुकर्म का मतलब धातुओं को भी शुद्ध करने में। वसा व तेल के निर्माण में, ठीक है, वसा और तेलों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला विक्रमक यानी हमारी लैब में भी ये काम आता है। तीसरा आता है विरंजक चूर्ण CaOCl2। देखिए ये क्या होता है, कैसे मिलता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें प्राप्त होता है। ये रहा, इसमें क्लोरीन गैस इन्होंने प्रवाहित करी और ये हमें यहाँ प्राप्त हो गया। इसके गुण होते हैं पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। तीक्ष्ण यानी ऐसी गंध जो हम अगर उसको सूंघेंगे तो हमारे नाक को चुभ जाती है। ठंडे जल में विलय होता है, ठंडा जो जल होगा उसमें ये अच्छे से मिल जाता है। वायु में रखने पर अगर इसे खुला छोड़ देते हैं तो ये क्लोरीन गैस देता है, और तनु अम्लों से क्रिया करके भी ये क्लोरीन गैस देता है। उपयोग होते हैं इसके वस्त्र कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, पीने का पानी जो होता है उसको स्वच्छ बनाने में, रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में, जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनको साफ करने में, और प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में। आगे देखेंगे हम चौथा। देखिए अब हम आगे देखते हैं नंबर 4, बेकिंग सोडा NaCO3। ये खाने का सोडा होता है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाद्य पदार्थ में मिलाकर इसको गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और बाहर निकलने पर वो गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, और इसी कारण इसका बेकरी उद्योग में काम में लिया जाता है। केक वगैरह जो फूलते हैं इसी के कारण फूलते हैं। ठीक है, निर्माण होता है इसका NaCl के उपयोग से, NaCl से इसका निर्माण किया जाता है। देखिए तो NaCl + H2O + कार्बन डाइऑक्साइड + NH3, और इस प्रकार से यहाँ हमें प्राप्त होता है। इसके गुण होते हैं श्वेत क्रिस्टल, ये ठोस होता है, जल में अल्प विलेय होता है, ये
और क्षारीय विलयन होता है, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। उपयोग बेकिंग पाउडर सोडा बनाने में, एंटासिड के रूप में, अम्लता को दूर करने में, मंद प्रतिरोधी और अग्निशामक यंत्र में, और प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अग्निशामक यंत्र में भी इसको काम में लेते हैं। पांचवा आता है धावन सोडा, Na2CO3.10H2। तो इसमें 10 अणु देखिए क्रिस्टलन जल के आपको दिख रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट होता है इसका नाम, कपड़े धोने का सोडा। इसको इस अभिक्रिया द्वारा 2NaHCO3 इसको गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। एरो का चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब बाहर निकल रही है। फिर इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है। इसमें क्रिस्टल जो है 10 जल के क्रिस्टल मिलाए जाते हैं। तो Na2CO3 10H2 को मिलाने पर क्रिस्टलीकरण होता है और ये जुड़ जाते हैं इसके अंदर। गुण होते हैं इसके, सफेद क्रिस्टल, ये ठोस है, ये बिल्कुल चमकता है, क्रिस्टल की तरह। जल में विलय होता है। जलीय विलयन, इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है और गर्म करने पर सोडा ऐश बनाता है। मतलब सोडा ऐश बनाने का मतलब है इसमें से जल उड़ जाता है। उपयोग होते हैं इसके धुलाई व सफाई में, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन और बोरेक्स बनाने में, अपमार्जक के रूप में, कागज उद्योग में, पेंट उद्योग में और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग, और प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हम धावन सोडे को पढ़ते हैं। 6 नंबर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, CaSO4.12H2 यानी कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। POP इसका नाम होता है, जो हमारी छतों में भी की जाती है घरों में। और कई बार जो है हड्डियाँ टूट जाती है, हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती है, तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो इसका ही होता है। तो इसकी अभिक्रिया देखिए 2CaSO4.2H2, इसको 393 डिग्री पर गर्म जो करते हैं हम 2CaSO4.12H2 इसमें प्राप्त होता है और 3H2 आगे मिलता है। गुण होते हैं इसके श्वेत, ठोस, चिकना होता है, जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर कठोर हो जाता है। बिल्कुल जो POP होती है वो जल अगर आप उसमें मिला के छोड़ दोगे तो 15 से 20 मिनट में वो बिल्कुल कठोर हो जाएगा, पत्थर की तरह। उपयोग होता है इसका हड्डियों में प्लास्टर चढ़ाने में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियां बनाने में और अग्निशय पदार्थ के रूप में। अग्निशय पदार्थ का मतलब कि इसमें जो है आग वाग लग जाती है तो उसमें ये थोड़ा हमारी मदद करता है। अब आगे हम देखेंगे साबुन और अपमार्जक मिसाइल बनाने की विधि। देखिए हाँ जी, आगे देखिए अब सबसे लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का, साबुन व अपमार्जक। देखिए साबुन का निर्माण किस प्रकार से होता है, अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन जो होते हैं वो मृदु जल के साथ क्रिया करते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ क्रिया करते हैं। देखिए तो साबुन का निर्माण जो होता है, उच्च वसीय अम्ल होते हैं, ये उच्च वसीय अम्ल, उनको NaOH के साथ मिलाने पर साबुन बनता है। ये साबुन है और यहाँ ग्लिसरॉल प्राप्त होता है अलग से। फिर देखिए ये जो साबुन हमें प्राप्त होता है इसके अंदर NaCl और मिलाया जाता है, तब जाकर ये हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। और साबुन जो होता है आपको पता है कपड़े धोने में काम आता है, और कपड़े धोने में काम आता है तो ये हमारे कपड़ों को साफ करता है। जबकि साबुन जो होता है वो मृदु जल के साथ ही अभिक्रिया करता है। इसमें भी जो है 2 प्रकार के होते हैं कि कई प्रकार के जो ये साबुन प्राप्त होते हैं, इसे नहाने धोने के साबुन बना लिए जाते हैं और शैम्पू और फेस वॉश वगैरह ये बना लिए जाते हैं। आगे देखिए मिसाइल निर्माण और साबुन का शोधन, ठीक है। उससे पहले हम अपमार्जक देखेंगे। अपमार्जक देखिए सोडियम एल्किल सल्फेट एक अपमार्जक होता है, जिसमें एक भाग तो नेगेटिव होता है, एक भाग पॉजिटिव होता है, ये दोनों ही जो है। और एक सोडियम एल्किल बेंजील सल्फोनेट होता है, जिनमें ये दोनों प्रकार के अपमार्जक है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी क्रिया करते हैं, R समूह के कारण होता है इनका निर्माण, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं वो कपड़े धोने में, सफाई में, शोधन में काम आते हैं। उसके बाद में आता है मिसाइल निर्माण और साबुन का शोधन। किस प्रकार से हमारे कपड़े धुलते हैं, किस प्रकार से चिकनाई बाहर निकलती है, गंदगी बाहर निकलती है। तो देखिए C17H35COO Na, इसकी अभिक्रिया का वैल्यू आगे तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। दोनों सेम है, या तो आप ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों। फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है, 2 भाग होते हैं। एक भाग तो हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो जल विरोधी होता है, जो जल के संपर्क में नहीं रहता। एक भाग ध्रुवीय होता है COO- वाला, जो जल स्नेही होता है। तो देखिए ये यहाँ पर चिकनाई दिख रही है बीच में, ये चिकनाई है। इसके चारों तरफ जो है इन्होंने मिसाइल का निर्माण किया है। और मिसाइल का निर्माण में क्या होता है कि जल स्नेही जो ध्रुवीय भाग होता है वो तो बाहर होता है, मतलब नेगेटिव वाला,
और जो जल विरोधी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है वो अंदर होती है, वो तो चिकनाई के संपर्क में आती है, चिकनाई को बाहर की तरफ खींचती है। और जो जल स्नेही भाग होता है वो बाहर होता है, वो चिकनाई जब बाहर आएगी तो वो उसको जल में मिला देता है। इसलिए हमारे जो कपड़े होते हैं वो इस प्रकार से साफ होते हैं कि जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर और जल विरोधी जो भाग होता है वो अंदर की ओर होता है। तो जो जल विरोधी भाग होता है वो चिकनाई को खींचकर और बाहर ले आता है। बाहर लाने पर जो जल स्नेही ध्रुवीय भाग होता है वो क्या करता है, उस चिकनाई को तुरंत जल में मिला देता है। तो इस प्रकार से हमारे मिसाइल का निर्माण होता है। मिसाइल निर्माण से हमारे कपड़े साफ होते हैं बिल्कुल। तो देखिए मैंने आपको जितने भी यहाँ पर बताए सारे टॉपिक, आप वीडियोस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो है आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, आपकी जो बुक है उसमें देख के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया है। आगे जो है हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कोई भी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।